Good morning, students. So, today we are going to start our next topic of gravitation, that is the variation of acceleration due to gravity, which is represented by small g with respect to the height. मीन्स जब आप एक बॉडी लेते हो और आप उसको अर्थ के सरफेस पे रखते हो, तो इन द प्रीवियस lecture we had already discussed that what is the value of gravity, acceleration due to gravity at the surface of the earth. So at the surface of the earth, the value of small g, which is acceleration due to gravity, comes out to be gm upon r square, where m is the mass of the earth and r is the distance from the center of the earth to the body or to the point where the second body is placed. Clear? तो आपके अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू इतनी होती है. तो अब आप देखोगे कि अगर आप इस बॉडी को, ठीक है, जैसे इस पॉइंट पे ग्रेविटी की वैल्यू इतनी है, तो जब हम अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पे जाएंगे, जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं, 1000 किलोमीटर अबव चलेंगे, 2000 किलोमीटर अबव चलेंगे, तो क्या एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यही होती है कि चेंज आती है? ठीक है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है या इट विल रिमेन सेम, वो हम चीज़ जो है वो स्टडी करेंगे. क्लियर? तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि आपका ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है दैट इज ओनली फॉर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ. सरफेस या अर्थ के सरफेस के नज़दीक आपकी ग्रेविटी वैल्यू इतनी होती है. तो आपका फर्स्ट टॉपिक है कि अगर आप हाइट पे जाओगे, अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पे जाओगे, तो जी की वैल्यू में क्या फ़र्क आएगा? ठीक है, सेम रहेगी या वेरी करेगी? तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि हम अर्थ को एक स्फेरिकल बॉडी कंसीडर करते हैं जिसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी, यूनिफॉर्म मतलब जिसकी बनावट एक जैसी है. अब आपको पता है क्रस्ट मेंटल कोर, जब आप इंटीरियर पे जाते हो तो अंदर मोल्टन मैग्मा प्रेजेंट है, जब आप सरफेस पे हो तो वहाँ पे सॉलिड पार्ट प्रेजेंट है अर्थ का. तो हम क्या करते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए दो चीज़ें कंसीडर करते हैं. सबसे पहला, अर्थ टू बी अ परफेक्टली सॉलिड स्फीयर. सेकंड, हैविंग अ यूनिफॉर्म डेंसिटी. यूनिफॉर्म डेंसिटी मींस कि उसकी बनावट जो है, आप चाहे सरफेस पे खड़े हो जाओ या इंटीरियर पे चले जाओ, उसकी बनावट जो है इट विल रिमेन सेम. तो आप डेंसिटी जो है, अगर आप यहाँ पे खड़े होंगे अर्थ के सरफेस पे तो भी आप डी लेंगे, और अगर आप इस पॉइंट पे चले जाओगे इंटीरियर पे तभी भी आप अर्थ की डेंसिटी को सेम ही लोगे, डी ही लोगे. क्लियर? तो ये आपके पास आ गया. तो सबसे पहले हम इस पॉइंट पे देखेंगे कि ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है. तो एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, जहाँ पे मैंने ए पॉइंट कंसीडर किया और आपने बॉडी एम रखी है, लेट उस पॉइंट पे ग्रेविटी की वैल्यू स्मॉल जी है. ठीक है, फिर हम देखेंगे हाइट पे स्मॉल जी की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. तो फ्रॉम द प्रीवियस फार्मूला वी नो दैट द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर. सो एट दिस पॉइंट ए पॉइंट जी रिमेन सेम. वी नो दैट द वैल्यू ऑफ जी इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द प्लेस. ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा जी अर्थ का मास. फॉर्मूले में आपका यहाँ अर्थ का मास आता है, तो अर्थ का मास जो आपका जो मैंने कंसीडर किया है दैट इज कैपिटल एम. ठीक है, स्मॉल एम इज द मास ऑफ द बॉडी. सो द फॉर्मूला बिकम जी एम एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ और बॉडी का. तो अर्थ के सेंटर से और बॉडी का डिस्टेंस जो वो आर है. तो अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है. क्लियर? अब आप क्या करेंगे, इस बॉडी को किसी हाइट पे लेके जाएंगे. जैसे यहाँ फिगर नंबर 2 में मैंने बनाया है, ये बॉडी ली आपने और उसको अर्थ के सरफेस से उठा के बी पॉइंट तक ले गए. तो आपने अर्थ के सरफेस से उसको कितना डिस्टेंस पे लेके गए, एच हाइट तक लेके गए. ठीक है, और लेट इस पॉइंट पे, अब यहाँ पे अर्थ के सरफेस में हमने जी कंसीडर किया ग्रेविटी की वैल्यू. अब हाइट पे मुझे नहीं पता है कि जी सेम रहेगी या बदल जाएगी, तो हम कैलकुलेशन से उसको कैलकुलेट करेंगे कि वैल्यू सेम है या वेरी कर रही है. तो आप बी पॉइंट पे मैंने ये कंसीडर किया, लेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय जी एच. तो कैलकुलेशन से देखेंगे, इफ़ जी एच कम्स आउट टू बी इक्वल टू जी, अगर जी एच की वैल्यू जी के बराबर आ जाए तो यानी कि ग्रेविटी की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू हाइट वेरी नहीं करती, वो सेम रहती है. अगर जी एच की वैल्यू जी से ज़्यादा आ जाए तो यानी कि अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है जो कि स्मॉल जी है, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाए तो हाइट पे ग्रेविटी जो है इंक्रीज़ करती है. या फिर क्या केस आएगा, जी एच मस्ट बी स्मॉलर देन जी. जी एच की वैल्यू जी से छोटी भी हो सकती है, यानी कि जब हम हाइट पे जाएंगे तो ग्रेविटी जो है वो रिड्यूस करेगी. तो आपके ये केसेस बनेंगे. क्लियर? तो अब हमने देखेंगे कि ये और ये क्या रिलेशन में आते हैं. तो आप बी पॉइंट पे ग्रेविटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ जी की जगह क्या यूज़ करेंगे, ग्रेविटी की वैल्यू हाइट पे मेरे पास जी एच है. क्लियर? जी फॉर्मूला तो यही रहेगा आपका, जी रिमेन सेम. अब आप चाहे सरफेस पे खड़े हो जाओ या हाइट पे चले जाओ, यहाँ पे भी पूरी अर्थ कंसीडर कर रहे हो आप, और जब आप हाइट पे जा रहे हो तभी भी आपकी पूरी अर्थ ही कंसीडर हो रही है. तो आपके सरफेस पे भी पूरा अर्थ का मास एम आएगा.
जो ग्रेविटी के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, और हाइट पे चले जाओगे तभी भी इसका मास क्या आएगा, अर्थ का कैपिटल M आएगा। देयर इज़ नो चेंज इन दीज टू टर्म्स। बट R क्या चीज़ होती है, सेंटर से लेके बॉडी के बीच का डिस्टेंस। अब डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो R की जगह आप क्या लिखेंगे, R प्लस एच का स्क्वेयर। क्लियर, तो R प्लस एच का होल स्क्वेयर हो गया। अब आप क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट के साथ आपने डिवाइड कर देना है, तो जो चीज़ कैंसिल आउट होती है उसको आप कैंसिल आउट करेंगे एंड योर फॉर्मूला बिकम दिस। क्लियर, तो आपके पास जो फॉर्मूला बन रहा है ग्रेविटी का कि GH जो है दैट इज इक्वल टू R स्क्वेयर अपॉन R प्लस एच, यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, इसको आप एक और फॉर्मूला भी बना सकते हैं, GH कैन ऑल्सो भी रिटन एज G, यहाँ भेज देंगे आप R अपॉन R प्लस एच का होल स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब हम H को कंपेरेबल विद R लेते हैं। जैसे अर्थ का जो आपका रेडियस है, आप ये ध्यान रखेंगे जो कि अर्थ का जो रेडियस है ये आपको खुद वैल्यू याद होनी चाहिए, दैट इज़ इक्वल टू 6400 किलोमीटर। ये 6400 किलोमीटर है, ठीक है। तो जो आपका अर्थ का रेडियस है वो 6400 किलोमीटर, और हाइट मान लीजिए आप 1000 किलोमीटर पे चलेंगे। तो जब भी आप H को R के साथ कंपेयर कर सको, या फिर H की वैल्यू 3000 किलोमीटर, तो 3000 किलोमीटर जो है वो आप R के साथ कंपेरेबल है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आप यहाँ से 20 किलोमीटर की हाइट पे चले गए, तो 20 किलोमीटर इज़ मच स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू द 6400 किलोमीटर। तो आपके दो केसेस आते हैं, जहाँ पे फर्स्ट केस में मैंने बोला व्हेन H इज़ कंपेरेबल विद R, जब आप H को R के साथ कंपेयर कर सको। फॉर एग्जाम्पल आपकी H की वैल्यू 3400 किलोमीटर है, 4000 किलोमीटर है, 5000 किलोमीटर है, तो वो H जो है वो R के साथ कंपेरेबल है, ठीक है। सेकंड स्टेज क्या बोली, H आपके पास 50 किलोमीटर है, H आपके पास 30 किलोमीटर है या 40 किलोमीटर है, तो वहाँ पे H की वैल्यू R से बहुत छोटी है, तो आप वहाँ बोलोगे H इज़ मच स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू द रेडियस। तो आपका ये जो फॉर्मूला बना है, ये जो आप फॉर्मूला बनाएंगे, आप ध्यान रखेंगे ये मैंने कब बनाया है, जब H जो है वो R के साथ कंपेरेबल है। तो आपने ये फॉर्मूला तभी यूज़ करना है व्हेनेवर H इज़ कंपेरेबल विद R। क्लियर। अब हम सेकेंड चीज़ प्रूव करेंगे कि अगर H, अभी तक मैंने पता नहीं किया है कि G की वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट स्टेज पे आप देखेंगे, अब आप देखोगे सेकेंड केस के लिए व्हेन H इज़ मच स्मॉलर देन R। फॉर एग्जाम्पल आपकी H की वैल्यू कितनी मैंने बोल दी, मान लीजिए आपके पास 10 किलोमीटर है। क्लियर, 10 किलोमीटर है, और R आपके पास 6400 किलोमीटर है। तो आप H जो बहुत छोटा है R के कंपैरिजन में, तो फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे, तब क्या फॉर्मूला बनेगा, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। देन GH अपॉन R, यहाँ से डिनोमिनेटर से मैंने R कॉमन ले लिया, जब आप R कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस H बाई R, इसका होल स्क्वेयर। होल स्क्वेयर सेपरेट कर दो तो ये बनेगा R स्क्वेयर अलग, 1 प्लस H बाई R का होल स्क्वेयर अलग। यहाँ से R स्क्वेयर से R स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास ये टर्म बचेगी, इसको न्यूमिनेटर में लेके जाओगे तो उसकी पावर -2 हो जाएगी। क्लियर। अब हमने क्या करना है, इसको बाइनॉमिली एक्सपैंड करना है, क्योंकि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो बाइनॉमिली एक्सपैंड करना है, तो हम कर रहे हैं व्हेन H इज़ स्मॉलर देन R। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर आपके पास एक टर्म बन रही है H बाई R, ऐसे टर्म बनेगी H बाई R, तो अगर H की वैल्यू जो है वो R से बहुत छोटी है, तो ऊपर जो है वो बहुत छोटा नंबर है, फॉर एग्जाम्पल ऊपर 1 है, नीचे मेरे पास 10 है, तो आपका आंसर आता है 0.01। अगर ऊपर 1 है और नीचे 100 है, तो आपका आंसर आता है 0.001, सॉरी 0.01, ठीक है। तो मीन्स अगर ऊपर न्यूमिनेटर में आपका नंबर छोटा हो और डिनोमिनेटर में जो है वो नंबर बड़ा है, तो जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर सपोज कर लो ऐसे आया 0.1, तो 0.1 तो हम ले लेते हैं, लेकिन अगर इसका हम स्क्वायर कर दें तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा जो 0.01 हो जाएगा, जो नंबर और छोटा हो जाएगा। ये 1/10 है, ये 1/100 है। तो आप जब H बाय R ध्यान रखेंगे व्हेन H इज़ मच स्मॉलर देन R, तो जब आप उसको सॉल्व करोगे H बाय R लोगे तब तो 0.1 आएगा, लेकिन उसकी हायर पावर्स, जैसे मैंने आपको बताया था डेल्टा A बाय A फर्स्ट यूनिट में था, उसकी हायर पावर्स जो होती है वो और ज़्यादा छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसकी हायर पावर्स लोगे, जैसे स्क्वायर लोगे, क्यूब लोगे, तो वो और भी ज़्यादा स्मॉलर नंबर हो जाते हैं, तो उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। इसलिए आप जब भी बाइनॉमिली एक्सपैंड करेंगे, आपको फर्स्ट यूनिट में करवाया था, तो आप H बाय R, क्योंकि H बहुत छोटा नंबर है और R बड़ा है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आप ध्यान रखेंगे कि इसमें आप हायर पावर्स को नहीं लोगे, क्योंकि नंबर वो और ज़्यादा छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है जब हम बाइनॉमियल एक्सपैंड करते हैं तो उसकी कंडीशन है फर्स्ट नंबर शुड बी 1, पहला नंबर 1 होना चाहिए। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर, ये मैं आपको फॉर्मूला लिख रही हूँ,
तो जब आप इसको फर्स्ट टर्म तक सॉल्व करोगे तो आपके पास बनेगा फर्स्ट टर्म एज इट इज प्लस पावर जो वो फ्रंट में आ जाती है इनटू सेकेंड टर्म एज इट इज अपॉन 1 फैक्टोरियल। क्लियर? 1 एज इट इज प्लस पावर फ्रंट में आ जाएगी, सेकेंड टर्म एज इट इज अपॉन 1 फैक्टोरियल। अगर आप इसको ये फर्स्ट टर्म तक मैंने किया, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 6। ये मैंने आपको ऑलरेडी करवाया। तो अगर आप इसमें आगे चलेंगे, इसको हायर पावर्स में लेके जाना है, तो अब क्या आएगा, n जो वो एज इट इज रहेगा, n में से एक नंबर माइनस हो जाएगा और जो आपकी सेकेंड टर्म है उसमें एक पावर ऐड अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि सेकेंड टर्म में पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, अब इसको आपने बाइनॉमियली एक्सपैंड करना है। तो इसको बाइनॉमियली एक्सपैंड करने के लिए यही फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर 1 है तो 1 ही रहेगा, फर्स्ट नंबर एज इट इज प्लस पावर फ्रंट में आ जाएगी, यानी कि -2 फ्रंट में आ गया, ये देखिए। और सेकेंड टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म क्या है मेरे पास, यहाँ x की जगह क्या है, h/r, और इसके डिनोमिनेटर में आएगा 1 फैक्टोरियल। क्लियर? अगर इसके आगे चलूंगी तो मैं क्या बनेगा, देखो यहाँ n-1 है, यानी कि इसके आगे बनेगा -2 ब्रैकेट में -2 -1। ठीक है, लिख देती हूँ यहाँ पे -2, देखो n एज इट इज, उसमें से एक नंबर माइनस कर देना है, और जो आपके पास h/r है उसमें एक नंबर ऐड अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो आपकी ये छोटी टर्म्स की पावर हो जाती है, तो उसको निगलेक्ट कर देते हैं हम, यानी कि उसको जीरो कंसीडर करते हैं हम इसको। तो ये तो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, तो ये आप जीरो लेते हो, इसलिए इसको 1 टर्म तक ही हम एक्सपैंड करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 1 - 2h/r अपॉन 1। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये बन गया। क्लियर? तो यहाँ से GH इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 - 2h/r, ये फॉर्मूला बना। ये आप तब लगाएंगे व्हेन h इज मच स्मॉलर देन r का फॉर्मूला बनेगा। क्लियर? तो यहाँ से अब आप देखोगे कि ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज करिए कि डिक्रीज करिए, तो ये तो फॉर्मूला बन गया आपने जो यूज़ करना है। आगे इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 1 - g2h अपॉन r। अब ध्यान से देखो, जब आप सरफेस पे खड़े हो, अर्थ के सरफेस में ए पॉइंट पे, तो ग्रेविटी की वैल्यू g है। जब आप h हाइट पे जा रहे हो तो यहाँ देखो h हाइट पे ग्रेविटी की वैल्यू आपने gh कंसीडर की है। अब gh देखो क्या आ रहा है, g माइनस समथिंग, g में से कुछ नंबर माइनस हो रहा है। g की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे है स्मॉल g, लेकिन जब आप हाइट पे जा रहे हो तो ग्रेविटी की वैल्यू में से स्मॉल g में से कुछ नंबर माइनस हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये वाला नंबर जो है gh जो होगा दैट इज स्मॉलर देन g बनेगा, क्योंकि सरफेस में जो ग्रेविटी है वो स्मॉल g है। जब हम हाइट पे जा रहे हैं तो जो हमने वैल्यू कंसीडर किया है उसका जो फॉर्मूला बन रहा है उसमें g में से कुछ चीज़ माइनस हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये नंबर छोटा होगा और ये वाला नंबर जो होगा बड़ा होगा। यानी कि वेन एवर वी आर मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस के रिस्पेक्टिवली में जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो आपकी द वैल्यू ऑफ जी जो है वो क्या करती है, डिक्रीजेज। हाइट के साथ जो है ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? दिस इज योर फर्स्ट एक्सप्रेशन कि हाइट के साथ क्या होता है, तो वैल्यू जो है वो जी की रिड्यूस होती है। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपके पास टॉपिक वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। अब आपने अर्थ के अंदर जाना है, इंटीरियर में जाना है, डेप्थ में जाना है। तो आपको पता है सरफेस पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम है, जब हम हाइट पे जाते हैं तो वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाती है। अब आप डेप्थ पे जाओगे तो फर्स्ट केस वैसा ही, अर्थ उसका मास m, बॉडी उसका मास स्मॉल m। तो अपने ये बॉडी जो है वो स्फेरिकल, अर्थ जो है स्फेरिकल बॉडी कंसीडर की है जिसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी दी है। क्लियर? तो आपने सबसे पहले सरफेस में, यहाँ पे सरफेस पे हमने ग्रेविटी की वैल्यू सेम वैसे स्मॉल g कंसीडर की है, तो स्मॉल g इज इक्वल टू gm/r² बन जाएगा। क्लियर? अब आप जाएंगे डेप्थ में, तो आपका नेक्स्ट केस बनेगा ये देखो, ये ग्रीन पेन से जो मैंने किया ये पुराना वाला केस है, पुरानी अर्थ है। अब आप यहाँ से अर्थ के सरफेस से अंदर की तरफ चले गए, यहाँ पे कहाँ पहुँच गए, डी डेप्थ पे चले गए। पहले आपने बॉडी यहाँ रखी थी इस पॉइंट पे, अब आप यहाँ से चलते चलते अंदर चले गए डी डेप्थ में, यहाँ है बॉडी रखी हुई। ठीक है, अब बॉडी यहाँ है, तो इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे मैंने ग्रेविटी की वैल्यू को जी डी कंसीडर किया। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी लेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ दी, अर्थ के सरफेस से डी डेप्थ में जब आप जाओगे तो वैल्यू आपने जी डी कंसीडर की है। अब आप देखोगे कि वैल्यू ऑफ सरफेस में जी कंसीडर की है, यहाँ जी डी है, तो जी डी बड़ा होगा कि जी बड़ा होगा, मतलब डेप्थ के साथ देखोगे कि जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। क्लियर? तो आप जी डी लोगे आप, तो जी डी इज इक्वल टू gm/r² होता है, जी तो सेम रहेगा। अब m होता है अर्थ का मास,
तो जब आपका फर्स्ट केस था तो फर्स्ट केस में आपने बॉडी अर्थ के सरफेस पे रखी थी, तो सारे का सारा अर्थ कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो मैंने मास m लिखा है वहाँ पे, ये देखो, क्लियर। लेकिन जब आप डी डेप्थ में जा रहे हो, अंदर जा रहे हो, तो पूरी अर्थ थोड़े ना कंट्रीब्यूट करे, इसका बाहर वाला पार्ट तो निकल गया। जब आप डी डेप्थ में जाओगे तो ये वाला पार्ट निकल गया। अब आपका सिर्फ ये ग्रीन के सॉरी ये ऑरेंज के अंदर जो अर्थ है ना, सिर्फ ये छोटा सा ऑरेंज का जो आपका स्फेरिकल सर्कल दिख रहा है, सिर्फ इतने ही सी अर्थ की कंट्रीब्यूशन लेनी है, क्योंकि बाहर वाला पार्ट तो बाहर है, आपने तो वो कंसीडर ही नहीं करना है। तो अब आप जब बी पॉइंट पे खड़े होंगे तो आपकी होल अर्थ कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, आउटर पार्ट निकल गया है, कितना पार्ट निकल गया, डी वाला पार्ट निकल गया। तो पूरी अर्थ का मास m है, तो थोड़ा सा पार्ट अगर रिमूव हो गया तो अब जो आप यहाँ पे m डालोगे वो पूरी अर्थ का मास नहीं आएगा, सिर्फ इस ऑरेंज वाले स्फीयर का मास आएगा। तो इस ऑरेंज वाले स्फीयर का मास मैंने m डैश लिखा है। जैसे आप हाइट पे थे तो जब आप सरफेस पे थे तभी भी पूरी अर्थ कंसीडर कर रहे थे, जब आप हाइट पे जा रहे थे तभी भी पूरी अर्थ कंसीडर हो रही थी, तो उसके मास में कोई फर्क नहीं आया था। तो फर्स्ट और सेकंड केस में मैंने m ही लिखा था। लेकिन यहाँ पे जब हम सरफेस पे खड़े हैं तो होल अर्थ इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर द ग्रेविटी, बट व्हेन वी आर मूविंग एट डेप्थ डी इनसाइड द अर्थ, तो आपकी पूरी अर्थ कंट्रीब्यूट नहीं करी, सिर्फ इतना सा पार्ट कंट्रीब्यूट करा, तो मास ऑब्वियसली बात है वेरी करेगा। तो यहाँ पे m डैश लिखेंगे, क्लियर। अपॉन डिस्टेंस, अब आपने सेंटर से डिस्टेंस लेना होता है, तो आपको डिस्टेंस देखना है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ। तो देखो पूरा ये वैल्यू जो वो r है, ये वैल्यू d है, आपको इतनी सी वैल्यू लेनी है। तो r में से d को माइनस कर दो, तो r में से d माइनस करोगे तो आपके सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस आ जाएगा, तो डिस्टेंस आ जाएगा r माइनस डी का होल स्क्वायर, क्लियर। अब आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन बन रही है ये वाली, इसमें पिछले वाले में देखो बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं किया था, ये दो इक्वेशंस बनाई थी फिर डिवाइड कर दिया था। लेकिन यहाँ पे m वेरी कर रहा है अर्थ का, तो मुझे दोनों केसेस में m निकालना पड़ेगा कि m कितना है। तो यहाँ पे स्लाइड सा चेंज आएगा, आपको डिवाइड करने से पहले m और m डैश की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इस केस में m जो है वो वेरिएबल है, अर्थ का मास वेरिएबल है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे m की वैल्यू, ये वाली, कि जब आप यहाँ खड़े हैं तो आपके अर्थ का मास कितना है। तो यूनिफॉर्म डेंसिटी कंसीडर की है, तो हमें मास निकालना है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, डेंसिटी आपकी सेम रहेगी, चाहे बड़ी वाली अर्थ हो चाहे छोटा वाला पार्ट कंसीडर करें आप। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैंने डेंसिटी को ऐसे रो के साथ रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना, आपने रो आई है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम एंड मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो m जो है वो ये वाला मास है फर्स्ट का, पूरी अर्थ का, क्लियर। तो m एज इट इज डेंसिटी, अर्थ की डेंसिटी को मैंने रो कंसीडर किया, क्लियर, एंड वॉल्यूम। अब आप जब यहाँ खड़े हो तो एक स्फीयर है, तो इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, उस पूरे स्फीयर का रेडियस, तो पूरे स्फीयर का रेडियस r है, तो आपका क्या बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर। देयरफॉर अब आपने m निकाल दिया तो उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपके पास बनेगा g इज इक्वल टू g/r एज इट इज, पुट द वैल्यू ऑफ m, क्लियर। तो जब आप m की वैल्यू डालोगे तो यहाँ से r स्क्वायर से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ये बनेगा 4/3 पाई जी रो इंटू आर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, क्लियर। नाउ अब आप क्या करेंगे, अब m डैश निकालेंगे आप, फिर m डैश की वैल्यू निकल जाएगी तो आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो m डैश किसका, पूरी अर्थ का नहीं, छोटे से पार्ट का है m डैश का, तो है तो वो मास ही। तो फिर से फॉर्मूला लगेगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पे m डैश डालना है, डेंसिटी रो ही रहेगी क्योंकि आपकी अर्थ की डेंसिटी यूनिफॉर्म कंसीडर की है, तो बड़े वाले अर्थ की डेंसिटी डी है तो छोटे वाले की डेंसिटी भी डी ही आएगी, तो यहाँ रो कंसीडर किया मैंने इंटू वॉल्यूम। अब m डैश रो एज इट इज इंटू 4/3। अब वॉल्यूम किसका डालना आपने, बड़ी वाली अर्थ का नहीं डालना है, ये छोटा वाला जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो 4/3 पाई और इस छोटे वाले का रेडियस, तो छोटे वाले का रेडियस कितना r माइनस डी, अर्थ के सेंटर से इसका डिस्टेंस तो r माइनस डी, तो 4/3 पाई r माइनस डी का होल क्यूब हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से m डैश बन जाएगा। अब इस m डैश की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है, क्योंकि m और m डैश निकालना था तो फर्स्ट और सेकंड में पुट करना है, यहाँ डालेंगे आप सेकंड वाले में। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, यहाँ से इस के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ये बचेगा। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 जो है जी डी और जी की वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। अब जी डी को जी के साथ डिवाइड कर देंगे, ये किया डिवाइड, जो कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट कर दो, रो जी बी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा आर माइनस डी बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे आर कॉमन ले लेंगे आप ऊपर से, तो जब आप ऊपर से कॉमन लोगे तो आर अंदर बचेगा 1 माइनस डी बाई आर, आर से आर कैंसिल आउट हो गया,
तो जी डी बाई जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर, वेयर जी डी का फॉर्मूला बनेगा जी 1 माइनस डी बाई आर. इट इज़ योर फॉर्मूला ऑफ जी डी, वेयर जी डी इज द, जी डी क्या चीज़ है, वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी पॉइंट पे जो आएगा. क्लियर, ये आ गया. अब आप देखेंगे कि आप जब डेप्थ पे जा रहे हो तो इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो फॉर्मूला आप ये यूज़ करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा. तो देखो अब वही चीज़ अर्थ के सरफेस पे आप जी कंसीडर कर रहे हो, और जब आप डेप्थ पे जा रहे हो, कितनी डेप्थ पे जा रहे हो, डी डेप्थ पे जा रहे हो, तो यहाँ पे मैंने जी डी कंसीडर किया. देखो जी डी क्या है, जी डी में जी में से कुछ नंबर माइनस हो रहा है, तो जी क्या चीज़ होती है, वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो जब आप डेप्थ पे जा रहे हो तो उस ग्रेविटी की वैल्यू में से कुछ नंबर माइनस हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये नंबर जो है वो जी से क्या होगा, छोटा ही होगा. ये पूरा नंबर क्या है, जी डी है. यानी कि अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, जब हम डेप्थ पे जाते हैं तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी जो है वो रिड्यूस करती है, घटना शुरू कर देती है. ठीक है, तो आप वही चीज़ आती है कि जब हम डेप्थ पे जाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो डेप्थ के साथ डिक्रीज करती है. क्लियर. अब नेक्स्ट आता है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ के सेंटर पे क्या होगा, जब आप यहाँ जाएंगे, अर्थ के सेंटर पे जाएंगे, तो देखो यहाँ से सरफेस से जा रहे हैं आप, तो सरफेस से यहाँ पहुँचे तो डी हो गया. चलते 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 जब आप ओ पॉइंट पे पहुँच जाओगे तो इस डी की वैल्यू जो है ऐसे इंक्रीज करते करते यहाँ पहुँच जाओगे, तो ये जो डी है, डेप्थ पे जा रहे हो ना आप, तो डी जो वो अर्थ के रेडियस के बराबर नहीं हो जाएगा. देखो यहाँ से लेके पूरी लेंथ, तो अर्थ के रेडियस के बराबर हो जाएगा. तो आपके पास क्या बन जाएगा, डी इज इक्वल टू आर. तो जी डी इज इक्वल टू जी यहाँ वाले में पुट किया मैंने, स्टार वाले में, तो ये आ जाएगा. तो ये वैल्यू 0. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज इक्वल टू 0. तो अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है 0 होती है. क्लियर. अब आप सेंटर पे अगर वेट की बात करो कि किसी भी बॉडी का वेट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ कितना होता है, तो मास तो सेम ही रहता है, लेकिन ग्रेविटी की वैल्यू 0 जाती है, तो वेट कितना हो जाता है, 0. द वैल्यू ऑफ द वेट ऑफ एनी बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज इक्वल टू 0. So these two are very important articles of your chapter gravitation. Clear?